शर्जील मेमन की दरख्वास्त पर NCCI मुतहर्रिक सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों को तलब कर लिया। शर्जील मेमन के खिलाफ मुबैना सोशल मीडिया मुहिम 4 अफराद को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। शर्जील मेमन की दरख्वास्त पर NCCI मुतहर्रिक हो चुकी है। सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों को तलब कर लिया गया। शर्जील मेमन के खिलाफ मुबैना सोशल मीडिया मुहिम 4 अफराद को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। शर्जील मेमन की दरख्वास्त पर NCCI मुतहर्रिक हो चुकी है। सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों को तलब कर लिया गया है। शर्जील मेमन के खिलाफ मुबैना सोशल मीडिया मुहिम 4 अफराद को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। शर्जील मेमन की दरख्वास्त पर NCCI मुतहर्रिक हो चुकी है। सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों को तलब कर लिया गया। शर्जील मेमन के खिलाफ मुबैना सोशल मीडिया मुहिम 4 अफराद को नोटिस जारी कर दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको। शर्जील मेमन की दरख्वास्त पर NCCI मुतहर्रिक हो चुकी है। सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों को तलब कर लिया। शर्जील मेमन के खिलाफ मुबैना सोशल मीडिया मुहिम 4 अफराद को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। शर्जील मेमन की दरख्वास्त पर NCCI मुतहर्रिक हो चुकी है। सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों को तलब कर लिया गया। शर्जील मेमन के खिलाफ मुबैना सोशल मीडिया मुहिम 4 अफराद को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। शर्जील मेमन की दरख्वास्त पर NCCI मुतहर्रिक हो गई है। सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों को तलब कर लिया गया है। 4 अफराद को नोटिस भी जारी किया जा चुका है। शर्जील मेमन के खिलाफ मुबैना सोशल मीडिया मुहिम पर 4 अफराद को नोटिस जारी किया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़, अपडेट कीजिएगा, इससे मुतालिक क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने रोज कमल NCCI को एक दरख्वास्त दी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि सोशल मीडिया पर कुछ पेजेस और कुछ शख्सियात की जानब से उनको और उनकी फैमिली के खिलाफ एक सोशल मीडिया मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें मीर रजा कत्ल केस के हवाले से एक गेस्ट हाउस में उनको लिंक किया जा रहा है। इस हवाले से जो है NCCI ने गुज़िश्ता रोज कुछ लोगों को तलब किया है और इनको एक नोटिस जारी हुए हैं। 4 अफराद को नोटिस जारी हुए हैं और इन नोटिस में इनको परसों यानी जुमेरात को 11:30 बजे NCCI में तलब किया गया है और इनको लिखा गया है कि वो अपने साथ तमाम दस्तावेज़ात और अपने साथ तमाम जो सबूत हैं वो और जो डिजिटल डिवाइसेस हैं जो इस्तेमाल किए गए थे उन तमाम को जो है अपने हमरा ले आएँ। इसमें अब्दुल्ला शाह हैं, उबैद कुरैशी हैं, अमीन कुरैशी हैं और एक वारसी हैं। इन 4 अफराद को इनिशियली नोटिस जारी हुए हैं और इन 4 को तलब किया गया है। तो यह सूरत हाल कुछ ये है कि सीनियर सूबाई वज़ीर के वकील की जानिब से NCCI को एक दरख्वास्त दी गई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। ये अपने तौर पे मज़ीद लोगों को भी NCCI यानी साइबर क्राइम जो एजेंसी है वो तलब करेगी। चूँकि शर्जील मेमन ने कुछ पेजेस का नाम दिया था, तो उन पेजेस के एडमिन को तलब किया गया है। जो पेजेस हैं उनमें कराची स्टोरीज़ है, उसको एडमिन को भी तलब किया गया है और मुहाजिर कम्युनिटी एक पेज है, उसके एडमिन को भी तलब किया गया। 4 अफराद को मजमूई तौर पर तलब किया गया है साइबर क्राइम एजेंसी में और इनको कहा गया है कि वो जो मुहिम में हिस्सा ले रहे थे वो हाजिर होकर अपनी वजाहत बताएं और अपना स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड कराएं। तो ये मीर रज़ा केस में शर्जील मेमन को लिंक किया गया था। इस तरह के एक गेस्ट हाउस में उनका और उनके बेटे का नाम सोशल मीडिया पे मुहिम के तौर पे चलाया गया मुबैना तौर पे, लेकिन शर्जील मेमन ने अपने नोटिस में लिखा था कि उस गेस्ट हाउस से या इस केस से उनका और उनके बेटे का कोई भी ताल्लुक नहीं है, महज एक सोशल मीडिया मुहिम चलाई जा रही है उनके खिलाफ। ये बताइएगा, इस तरह की मुहिमात क्यों चलाई जाती हैं हमारे वज़रा के खिलाफ? जब कोई हक़ाइक़ पे मबनी बात नहीं होती, उसे अगेंस्ट इस तरह की जब मुहिमात चलाई जाती हैं तो इस पर क्या सज़ाएं मुतवक्के हैं? जी देखिए, सोशल मीडिया पे एक अजीब सूरत हाल है कि तस्दीक के बगैर ख़बरें चलाई जाती हैं। ज़ाहिर है कि ये एक हसास मामला है। मीर रज़ा केस जो इस वक्त एक हसास मामला बन चुका है और उसकी नोयत जो है हसास बन चुकी है, चूँकि इस केस को मुख्तलिफ़ इदारे पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है।
تو اس کیس میں سوشل میڈیا پہ اس طرح کی خبریں چلانا بہرحال اصولی طور پہ ٹھیک نہیں ہے. بغیر تصدیق کے لوگوں کو انوالو کرنا، یہ دیکھیں کسی کی ساکھ کا مسئلہ ہے. یہی شرجیل میمن نے اپنی درخواست میں لکھا تھا کہ ان کی ساکھ کو، ان کی شخصیت کو، ان کے کاروبار کو، ان کی سیاسی نوعیت کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اچھی بات یہ ہے کہ NCCI جو سائبر کرائم ہے اس نے فوری طور پہ کارروائی کی ہے. 2 روز قبل شرجیل میمن کی درخواست گئی، کل کارروائی ہو گئی، کل نوٹس جاری ہوئے اور پرسوں ان کو طلب کیا گیا ہے. تو یقیناً کچھ پیجز نے اپنی معافیاں بھی ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے. تو یقیناً اگر اس پہ کارروائی ہوگی، کچھ لوگوں کو سزا ملے گی، تو آئندہ شاید لوگ محتاط رہیں گے. اور اس طرح فیک نیوز ہے، بنیادی طور پہ اس کو فیک نیوز کہا جاتا ہے، اس طرح کسی کے خلاف وہ فیک نیوز نہیں چلائیں گے. بالکل اس طرح فیک نیوز پھر نہیں چلائی جائے گی. آجز اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. اسپتال انتظامیہ کے فیصلوں کے خلاف نرسز کا احتجاج. نرسز کا تمام شعبوں کا بائیکاٹ. انتظامی امور متاثر چیف اور ڈپٹی چیف نرسنگ سپرنٹینڈنٹ کی ترقیوں پر نرسز کا اعتراض. کہا یقین دہانی کے باوجود انتظامیہ نے لیٹر واپس نہیں لیا. سینیورٹی، میرٹ اور سروس رولز کے خلاف ترقیاں دی گئی ہیں. اہل نرسز کو ترقیوں سے محروم کر دیا گیا ہے. جناح اسپتال انتظامیہ کے فیصلوں کے خلاف نرسز کا احتجاج جاری ہے. احتجاج سے متعلق مزید تفصیلات جانتے ہیں ابراہیم رن سے. ابراہیم، آگاہ کیجیے گا احتجاج کیوں کیا جا رہا ہے، کیا مطالبات ہیں؟ جی دیکھیں، بالکل یہ جناح اسپتال کی ینگ نرسز ایسوسی ایشن کی جانب سے یہ احتجاج کیا جا رہا ہے. اور ان کا احتجاج اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ جو سینئر نرسز ہیں، ہیڈ نرسز ہیں اور دیگر جو کئی سالوں سے خدمات سر انجام دے رہی ہیں، ان کو آگے ترقی نہیں دی جا رہی، ان کو پروموشن نہیں دی جا رہی، جبکہ دیگر من پسند افراد کو آگے پروموشن دینے کے لیے جو ہے وہ اس پہ غور کیا جا رہا ہے. اور اس حوالے سے اسپتال کی انتظامیہ نے یقین دہانی کرائی تھی ینگ نرسز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کو کہ وہ سینئرٹی لسٹ کے مطابق کام کریں گے، لیکن انہوں نے خدشہ پیدا کیا کہ وہ اب جو ہے سینئر کو جو ہے وہ نظر انداز کر کے جونیئر کو آگے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے بعد تمام اسپتالوں مختلف شعبہ جات کی جو کام کرنے والی نرسز ہیں جناح اسپتال میں، تمام نے مل کر ایڈمنسٹریشن بلاک کے سامنے جو ہے وہ احتجاج بھی کیا ہے، دھرنا بھی دیا ہے، شدید نعرے بازی بھی کی ہے، جس کی وجہ سے انتظامی امور جو ہیں وہ بھی متاثر ہوئے ہیں. اس حوالے سے ینگ نرسز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ نے اگر فوری طور پر جو ہے فیصلے واپس نہ لیے یا جس پہ فیصلے پہ غور کیا جا رہا ہے، سینئر کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، تو اس کے بعد جو ہے پورے اسپتال کو مکمل طور پر بند کر کے اسپتال کے اندر بھی بائیکاٹ کریں گے، پریس کلب اور دیگر جگہوں پہ بھی احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے. تو لہٰذا انتظامیہ کو چاہیے کہ فوری طور پر جو سینئر نرسز ہیں، ہیڈ نرسز ہیں، وہ جو گزشتہ کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں، انہیں کو ہی آگے ترقی دی جائے. جی ٹھیک ہے ابراہیم، آپ کا شکریہ. ملک کی گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال پر کراچی چیمبر میں میدان میں آ گیا ہے. صدر KCCI نے حکومت سے فوری مداخلت اور ٹرانسپورٹرز کے ساتھ مذاکرات کا مطالبہ کر دیا. ریحان حنیف کا کہنا ہے کہ طویل ہڑتال سے صنعت، برآمدات اور قومی سپلائی چین شدید متاثر ہو سکتی ہے. ٹرانسپورٹ کا شعبہ ملکی معیشت اور سپلائی چین کے ریڑھ کی ہڈی ہے. انہوں نے ٹرانسپورٹر سے بھی قومی مفاد میں ہڑتال ختم کرنے کی اپیل کرتے ہوئے حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کر دی. ان کا مزید کیا کہنا تھا، یہ جانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ملک میں ٹرانسپورٹ کی ہڑتال جاری ہے. میری وفاقی حکومت اور تمام صوبائی حکومتوں سے گزارش ہے کہ وہ فوری طور پر تمام ایسوسی ایشن سے رابطہ کریں، ان کو انگیج کریں اور ان کے جائز مسائل کو حل کریں تاکہ یہ ٹرانسپورٹ کی ہڑتال ختم ہو سکے. آج سے چند ماہ پہلے بھی ایسی صورتحال پیدا ہوئی تھی جس سے ملک کو بہت نقصان اٹھانا پڑا تھا. خاص طور پہ ایکسپورٹس کا بہت نقصان اٹھانا پڑا تھا اور ہماری ایکسپورٹس کی کمٹمنٹس پوری نہیں ہو سکیں. تو میری اسی لیے ارباب اختیار سے یہ گزارش ہے کہ فوری طور پر ان کو انگیج کیا جائے. دوسری جانب میں اپنے ٹرانسپورٹر بھائیوں سے بھی اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ کی ہڑتال سے ملک کو بہت نقصان ہو رہا ہے. خدا را اپنا دل بڑا کریں اور ملک اور قوم کی خاطر اس ہڑتال کو ختم کریں. اور یقینی طور پر آپ سے حکومت بھی بات چیت کرے گی اور ہم ایک میڈیٹر کا رول بھی پلے کرنے کو تیار ہیں. ہم سب مل کے آپ کے ساتھ بیٹھ کے حکومت سے بات چیت کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کے جائز مطالبات جو ہیں وہ مانے جائیں، لیکن آپ ملک اور قوم کے بہترین مفاد میں اپنی ہڑتال کو ختم کریں. شکریہ. چیئرمین ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن عبدالرؤف ابراہیم نے آٹے کی فروخت پر دکانداروں کے چالان پر سوالات اٹھا دیے. کہا کہ کمشنر کراچی نے آٹے کی قیمت 130 روپے فی کلو مقرر کرنے کا اعلان تو کیا، تاہم اس حوالے سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن تاحال جاری نہ ہوا. فلور مل سے ہی آٹا 100 روپے فی کلو ملے گا تو دکاندار اسے 125 روپے میں کیسے فروخت کر سکتے ہیں؟ مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں.
रोजाना की बेस पे और घंटों की बेस पे गंदम बढ़ जाती है, आटा बढ़ जाता है, जिस पे कमिश्नर साहब ने एक ऐलान किया है जो नोटिफिकेशन नहीं निकला है अभी तक। एक मिल 130 रुपये होगा और होलसेल पे जाके 134 हो जाएगा, क्योंकि उनका किराया भी लगता है आने में इधर। तो जाहिर सी बात है कि इस पे बेरहमाना चालान अभी हो रहे हैं, फिर शुरू हो गए हैं। अब दुकानदार को ये कहा जा रहा है कि 125 रुपये में 2.5 नंबर आटा बेचें, जब सप्लाई 130 रुपये से एक्स मिल दिया जा रहा है फ्लोर मिल से। तो आप ये बताएं कि किराया लगा के 133-34 में बेचना बनता है? वो बनेगा, 1 रुपया तो किलो नफा भी रखेगा, तो 125 रुपये पे चालान कैसे हो सकते हैं? ये हुकूमत वक्त पैनिक सिचुएशन ना करे। देखें, जब गंदम महंगी होगी, फ्लोर मिल आटा पीसेगा, जब भी होलसेल पे जाएगा आटा, रिटेल पे जाएगा। हम ये नहीं चाहते कि ये दोबारा हड़ताल के पर जाएं हम, लेकिन नोटिस इसका फिलफोल लेना चाहिए कि एक असिस्टेंट मुख्तार कार, वो इतनी बड़ी ताकत है कि वो खालिद नाम है उनका। मुझे अफसोस ही होता है कि कमिश्नर के अहकामात को क्यों नहीं मानते, क्या उनकी रिट को चैलेंज क्यों करते हैं और आके फिर चालान करके चले जाते हैं? क्या वजह है ये? तो मैं कमिश्नर साहब से अपील करता हूं कि देखें, इसको फिलफोर नोटिस लें और इंतजामिया हरकत में आए। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में आइंदा 10 से 12 रोज़ के दौरान तेज़ बारिश के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे हैं। ताहम मौसम अबर आलूद से जुज़वी अबर आलूद रहने की तवक्को है। समुद्री हवाएं भी चलती रहेंगी, जबकि कभी धूप तो कभी छाँव का सिलसिला जारी रहेगा। मज़ीद मौसम का अहवाल जानते हैं अक्सा शेख से, जो डिप्टी डायरेक्टर मौसमियात अंजुम नज़ीर के हमरा मौजूद हैं। जी अक्सा। आज बिल्कुल शहर कैद के मौसम की अगर बात करें तो कराची में जो है मतला जुज़वी अबर आलूद है। बादल और सूरज की जो आग मचोली का सिलसिला है वो जारी है, लेकिन शहर कैद में कि आने वाले हफ्ते में बारिश के इम्कानात मौजूद हैं या नहीं, ये हम जानेंगे। डिप्टी डायरेक्टर अंजुम नसीर मौसमियात जो हमारे साथ मौजूद है। अंजुम, आप हमें बताएगा कि मानसून की बारिशों का आगाज़ तो काफ़ी टाइम पहले से ही हो चुका है, पूरे मुल्क में बारिशें हो रही हैं, तो क्या कराची में अगस्त के महीने में कोई इम्कानात ज़ाहिर हो रहे हैं बारिशों के? देखें जी, आज तकरीबन अगस्त की 10 तारीख हो गई और अगले 10 से 12 रोज़ तक कराची में कोई ख़ास तेज़ बारिश के इम्कानात फ़िल वक्त नज़र नहीं आ रहे हैं। ताहम मौसम जो है वो इसी तरह अबर आलूद से जुज़वी अबर आलूद रहेगा। समुद्री हवाएं भी चलती रहेंगी, कभी धूप कभी छाँव, और इसके साथ साथ दर्जे हरारत जो है वो 33 से 35 तक रहने की तवक्को है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी, जिसकी वजह से जब धूप निकलेगी तो गर्मी की शिद्दत ज़्यादा फील की जाएगी। ताहम रात गए और सुबह के औकात में हल्की बूंदाबांदी के इम्कानात मौजूद हैं। ताहम आने वाले दिनों के दौरान कराची समेत सिंध भर में कोई तेज़ बारिश के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे हैं। तेज़ बारिश के इम्कानात मौजूद नहीं है। जिस तरीके से आपने कहा कि सुबह और रात में बस हल्की बूंदाबांदी होगी, तो वही शहर कैद वालों को नसीब होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अंजुम नज़ीर ने कहा कि कराची के अंदर जो है आने वाले 10 से 12 दिनों के दौरान भी किसी भी तेज़ बारिश के कोई इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। अलबत्ता मौसम जो है वो इसी तरीके से जुज़वी से मुकम्मल अबर आलूद रहेगा और शाम के औकात में हल्की हल्की जो है बूंदाबांदी होने के इम्कानात ज़ाहिर हैं। जी, सेक्रेटरी सर्विसेज गुलाम अली बरहमानी 28 अगस्त को रिटायर्ड हो जाएंगे। गुलाम अली बरहमानी की सरकारी मुलाजमत का तवील सफ़र अख्ताम की जानिब। सेक्रेटरी सर्विसेज की रिटायरमेंट नए सेक्रेटरी की तैनाती के लिए नामज़ेरी गौर है। सेक्रेटरी सर्विसेज गुलाम अली बरहमानी 28 अगस्त को रिटायर्ड हो जाएंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद नूरियो से। जी आज़ाद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, 20 ग्रेड के सीनियर तरीन अफसर और महकमा बराए सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन के सेक्रेटरी गुलाम अली बरहमानी 28 अगस्त को मुलाजमत से रिटायर हो जाएंगे, जबकि गुलाम अली बरहमानी तवील अरसे तक महकमा सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन में सेक्शन अफसर, डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी के ओहदे पर विराजमान रहे हैं। इसके अलावा स्पेशल सेक्रेटरी महकमा बराए स्कूल चैलेंज के ओहदे पर भी विराजमान रहे, लेकिन 60 वर्ष की उम्र जो है वह पूरी होने के बाद जो है 28 अगस्त को ये मुलाजमत से रिटायर्ड हो जाएंगे। जबकि नए सेक्रेटरी महकमा सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन के लिए मोहम्मद सलीम राजपूत का नाम जो है सर फहरिस्त है। इस हवाले से हुकूमत ने गौर शुरू कर दिया है। मोहम्मद सलीम राजपूत इससे कबल भी महकमा सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन के ओहदे पर विराजमान रहे, कमिश्नर कराची रहे। इसके अलावा इस वक्त जो है महकमा एक्साइज नारकोटिक्स के सेक्रेटरी है, लेकिन इस वक्त जो है हुकूमत ने तजर्बे का अफसर को एक बार फिर से
सेक्रेटरी महकमा बराए सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन लगाने पर गौर शुरू कर दिया है, लेकिन गुलाम अली ब्रह्मन जैसे अब मुलाजमत से रिटायर्ड होंगे तो उसके बाद तो हुकूमत नए सेक्रेटरी की तैनाती का फैसला करेगी। जी ठीक है आज़ाद, आपका शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट में ऑर्डर लिखवाने के दौरान जजेस वकील में तल्ख जुमलों का तबादला, मुझे सुना नहीं जा रहा, वकील दरखास्त गुजार का अदालत में मौक़िफ़। सिंध हाई कोर्ट में बच्चों के वालिदैन की जानिब से नारेबाजी, दरखास्त निपटाने का ऑर्डर लिखवाया गया तो अदालत में तल्खी पैदा हो गई है। सिंध हाई कोर्ट में ऑर्डर लिखवाने के दौरान जजेस वकील में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है। इससे मुतालिक मज़ीद तफसीलात जानते हैं शौकत कुराई से। शौकत, अदा कीजिएगा, ये क्या मामला है? देखें, ये HIV से मुतासरा जो बच्चे थे उनके वालिदैन की दरख्वास्त के दौरान वकला की जानिब से दलाइल भी दिए गए, साथ साथ जो ऑफिशियल से उनकी जानिब से रिपोर्ट पेश की गई और दौरान समाअत अदालत ने जो बच्चों के वालिदैन थे उन्हें भी बुलाया और उन्हें भी सुना। उसके बाद अदालत ने जब ऑर्डर लिखवाना शुरू किया और साथ साथ अदालत ने ये भी अहकाम दिए कि इसकी पूरी एक तहकीकात की जाए और उसके बाद जिसकी जिम्मेदारी है उस पर उसकी जिम्मेदारी भी उस पर फिक्स की जाए जो जिम्मेदार है। उसके बाद अदालत ने कहा कि इस पटिशन का हम डिस्पोज ऑफ करते हैं, जिस पर जो दरख्वास्त गुजारों के वकील थे उन्होंने सख्त जुमले इस्तेमाल किए और कहा अदालत को कि आप अपने बगैर जो है इस पटिशन को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं और बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर रहे। 100 से ज़्यादा बच्चे जो हैं मुतासरा हैं HIV से और जब तक इस केस के अंदर जिम्मेदारी फिक्स नहीं हो जाती इस पटिशन को चलना चाहिए, जिस पर अदालत ने भी उन्हें कहा कि आपके तमाम चीज़ें सुनी हैं, पेरेंट्स को सुना है और रिपोर्ट्स ऑफिशियल की आई हैं जिसके बाद हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। उस पर काफ़ी ज़ोरदार आवाज़ में बात करने लगे वकील, तो उस पर जो है तल्खी हुई जजेस और वकील के दरमियान। फिर जो वहाँ कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे बच्चों के वालिदैन उनकी जानिब से भी शोर शराबा किया गया और साथ साथ नारेबाजी भी की गई, जिसके बाद अदालत जो जजेस थे दोनों जजेस से बेंच जो थी वो कमरा अदालत छोड़कर चैम्बर में चली गई और उसके बाद कहा कि इस पटिशन पर हम बाद में ऑर्डर करेंगे आज के रोज़ भी। उसके बाद भी जो पेरेंट्स थे बच्चों के उनकी जानिब से नारेबाजी की गई। आज की जो समाअत हुई उसमें जुल्फ़िकार जूनियर भी आए हुए थे, उन्होंने भी अदालत को बताया, अदालत ने उनको भी सुना, लेकिन फिल वक्त जो है इस केस को जजेस चैम्बर में चले गए हैं और आज ही किसी वक्त भी ऑर्डर जारी होगा। जी ठीक है शौकत, आपका शुक्रिया। कारसाज में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी की हलाकत के केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में इम्तनाई मनशियात मुकदमे की समाअत हुई। इस दगासा के तमाम गवाहान के बयानात मुकम्मल कर लिए गए, जबकि अदालत ने समाअत 28 अगस्त तक मुलतवी कर दी। मज़ीद बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद। जी, कारसाज पर तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी की हलाकत का केस है। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में मुलजिमा नताशा के ख़िलाफ़ इम्तनाई मनशियात मुकदमे की समाअत हुई। मुलजिमा की जानिब से बरियत की दरख्वास्त दायर की गई थी, उस पर जो है वो गवाहान के बयानात भी जो है वो कलम बंद किए गए। जो MLO हैं उनका बयान भी कलम बंद किया, जिसके बाद इस्तगासा ने अपने साइड से तमाम जो गवाहान की साइड है वो क्लोज़ कर दी है और अदालत ने जिसके बाद समाअत 28 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। आइंदा समाअत पर जो है वो मुलजिमा का जो आखिरी बयान है वो कलमबंद किया जाएगा। ये जो केस है ये अपने आखिरी मराहिल पर पहुंच चुका है। वाज़ेह रहे कि मरकज़ी मुकदमे में मुलजिमा नताशा बरी हो चुकी है। ये जो वाक़या है अगस्त 2024 में पेश आया था, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी जबकि बाप बेटी जो है वो जहाँ भाग हो गए थे। मुलजिमा के ख़िलाफ़ 2 मुकदमात थाना बहादुराबाद में दर्ज किए गए थे। कौमी अक़लियती दिन के मौके पर तर्जुमान सिंध हुकूमत सुखदेव हमनानी का कहना है कि सिंध हुकूमत अक़लियतों के हुकूक, इज़्ज़त और मुसावी शहरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। सदर आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से 11 अगस्त को कौमी अक़लियती दिन करार देना तारीख़ी इक़दाम था, जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी अक़लियतों के मुसावी हुकूक और मजहबी आज़ादी के अलमबरदार हैं। उनका मज़ीद क्या कहना है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। आज 11 अगस्त नेशनल डे फॉर माइनॉरिटीज़ कौमी दिन अक़लियतों के हवाले से पाकिस्तान में मनाया जा रहा है। अक़लियतों के हकूक़ कोई एहसान नहीं बल्कि बराबरी की शरीयत का तकाजा है। वो इसी इक्वल सिटीजनशिप के हवाले से जो एक तारीखी कदम था प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी को उनके लास्ट टर्म में 11 अगस्त को डिक्लेयर करना एज अ नेशनल डे फॉर माइनॉरिटीज़, वो एक अहम कदम था जिसके लिए पूरी अक़लियती कम्युनिटी पाकिस्तान की उनकी शुक्रगुजार है। आज तक
और आगे भी रहेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर अदवात में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर से लेके मोहतरमा शहीद के दौर में या अभी लास्ट टर्म में, इस टर्म में हमेशा जो है अक़लियतों के बराबरी के हुकूक के लिए, इक्वल सिटीजनशिप के लिए हमेशा काविश की गई हैं। जो लास्ट टेन्योर था प्रेसिडेंट रज़ाक़ साहब की लीडरशिप के अंडर पीपल्स पार्टी के 2008 से 13 में फेडरल गवर्नमेंट, उसमें जो अहम इक़दाम थे माइनॉरिटीज़, जैसे सेपरेट मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज़ या 5% जॉब कोटा, या जो है पार्लियामेंट में, सेनेट में और दीगर शोबे में माइनॉरिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन और सीट्स को बढ़ाना, या डिक्लेयर कर देना जो है नेशनल माइनॉरिटी डे जैसे 11 अगस्त आज हम मना रहे हैं, या सेपरेट मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटी, या जनरल सीट्स पे नुमाइंदों को टिकट्स देना पीपल्स पार्टी की जानिब से, उनको इलेक्ट होकर आने का बराबरी शरीयत महसूस कराना है, मौका देना इलेक्ट होकर आने का, ये सब चीज़ें शामिल हैं। इसी विजन के मुताबिक सिंध हुकूमत बिलावल भुट्टो ज़रदारी की प्रोग्रेसिव सोच को और अपनी क़यादत की प्रोग्रेसिव सोच को आगे बढ़ाते हुए इक़दाम ले रही है। शहर भर में यौम आज़ादी की मुनासबत से तकरीबात जारी हैं। मुख्तलिफ शोबों की तरह सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची के स्कूल ऑफ मिडवाइफरी में भी तकरीब का इनेकाद किया गया। मेहमान खुसूसी डॉक्टर अली मुर्तज़ा और प्रिंसिपल मोना सादिक समेत इंतजामी अफसरान ने मिलकर केक काटा। मजीद बताएंगे इब्राहिम रंद। जी देखिए, बिल्कुल मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं और इस हवाले से तकरीबात का सिलसिला भी जारी है और शहर कायद को दुल्हन की तरह सजाया भी जा रहा है और इस हवाले से मुख्तलिफ अस्पतालों में भी तकरीबात का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम मौजूद है कराची के गुंजान आबाद इलाके न्यू कराची में, जहाँ पर सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची के अंदर स्कूल ऑफ मिडवाइफरी है जो कि महकमा सेहत KMC के मातहत चलता है। यहाँ पे भी तकरीब का सिलसिला जारी है और यहाँ पे भी झंडों और झंडियों और गुब्बारों से स्कूल ऑफ मिडवाइफरी को सजाया गया और इस हवाले से केक कटिंग की तकरीब भी मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान ख़ुसूसी अस्पताल के MS डॉक्टर अली मुर्तज़ा थे और सीनियर डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर बाबर खान की हिदायत पे यहाँ पे तकरीब मुनक्किद हुई। तो इस हवाले से हम बात करेंगे स्कूल ऑफ मिडवाइफरी की प्रिंसिपल मैडम मोना साहिबा से, बात करेंगे कि उस हवाले से क्या कहेंगे। मैडम क्या कहेंगे, कितना अच्छा लग रहा है तकरीब में, माशाल्लाह तमाम नर्सेज जो है वो पाकिस्तानी ड्रेस में आई हैं, क्या कहेंगे मिडवाइफ जी? हाँ जी, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो कि हमें डायरेक्टर साहब ने, हमारे सीनियर डायरेक्टर ने ये हमारे लिए प्रोग्राम करवाया और उनकी इसके लिए, इस कोशिश के लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। तो बच्चों में ये जज्बा होना चाहिए जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं कि वो जिस तरीके से मरीज़ों की खिदमत करते हैं, हर काम में बढ़ चढ़ के मुल्क में अपना जो है कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो आज के दिन को भी वो बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें और वो अपना इस खुशी के मौके में अपना ये खुशियों में वो शामिल होकर इसमें अपना हिस्सा डालें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। प्रिंसिपल साहबा ने तफसीली बताया कि यहाँ पे जहाँ नर्सेज मरीज़ों की दिन रात खिदमत करती हैं, वहीं पर आज जश्न आज़ादी का जश्न भी भरपूर अंदाज में यहाँ पे मना रही हैं। जामिया कराची के नए फार्मेसी ब्लॉक में सफाई और शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया। मुहिम में तलबा ने सफाई के साथ शजरकारी की सरगर्मी में भी हिस्सा लिया, जिसका मकसद माहौल को साफ और सरसब्ज और बेहतर बनाना है। मजीद बताएंगे हमारी नुमाइंदा राबेल सदीद। जी बिल्कुल, देखिए जैसे हर जगह जो है वो जश्न आज़ादी के लिए तैयारियां भरपूर अपने उरूज पर है और ऐसे में कराची यूनिवर्सिटी के न्यू फार्मेसी डिपार्टमेंट में भी जो है वो 14 अगस्त की मुनासबत से यहाँ पर एक प्लांटेशन ड्राइव का इनेकाद किया गया है, जिसमें तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद शरीक है। इस वक्त हमारे साथ जो है वो एक मेंबर मौजूद है, थोड़ी सी इनसे डिटेल ले लेते हैं कि वाकई जो है वो ये ड्राइव क्या है और बेसिकली इससे तलबा और तालिबात क्या काम करेंगे और आगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसी से इन पर जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि इसमें ड्राइव में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं और तलबा और तालिबात का क्या इसमें जो है वो इनपुट होगा। सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहां पर आए। इस वक्त हम लोग जामिया कराची फार्मेसी डिपार्टमेंट में मौजूद हैं और आप जैसे कि मेरे पीछे देख सकती हैं, यहां पर हम इस क्लीन एंड ग्रीन दोनों एक्टिविटी कर रहे हैं। यहां पर सफाई भी करेंगे हम और साथ साथ प्लांटेशन एक्टिविटी भी करेंगे और उसके साथ साथ इसको खूबसूरत बनाने के लिए रॉक्स देख रहे हैं आप, इसको कलरफुल करके इस क्यारियों में रखेंगे ताकि ये जो हमारा डिपार्टमेंट है हरा भरा भी हो जाए और खूबसूरत भी हो जाए। और इसको सेलिब्रेट करने का मकसद ये है कि जश्न आज़ादी को मुख्तलिफ तरीके से लोग सेलिब्रेट करते हैं, कोई झंडे लगा के करता है, कोई बाइक का सलेंसर निकाल के करता है, पर हमने कोशिश किया है इस दफ़ा हम इसको क्लीन एंड ग्रीन करके करें, सेलिब्रेट करें। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ मुझे उनका यही कहना था कि यहाँ पर जो है वो हर किसी का जश्न आज़ादी मनाने का जो अंदाज़ होता है वो मुख्तलिफ होता है। इसी तरह जो है वो इन लोगों का जश्न आज़ादी को मनाने का अंदाज़ भी काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ। उन्होंने कहा था कि क्लीन के साथ साथ ग्रीन पाकिस्तान भी करना चाहिए ताकि लोगों को जो है वो आगाही भी और तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद जो है वो इस ड्राइव में शरीक है। जी
मीर रज़ा कत्ल केस की तहकीकात जारी हैं। 9 टीम का जाए वक़्वा का दौरा, वालिदैन और बहन भाई भी मौजूद हैं। वकील जबरान नासिर भी पहुंच गए हैं। तहकीकाती टीम ने इतराफ़ की मस्जिद, घरों और दीगर मुकामात का भी जायजा लिया। तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से, जो इस वक्त इसी मस्जिद में मौजूद हैं जहाँ की CCTV फुटेजेस में मशकूक अफराद को देखा गया था। बिल्कुल देखें, मीर रज़ा जो कत्ल केस है उसकी तहकीकात जारी है। नई तहकीकाती टीम ने जो है वो जाए वक़ुआ का दौरा किया है। उनके फैमिली भी जो है वो उनके साथ मौजूद हैं। इस वक्त हम उस मस्जिद में मौजूद हैं जहाँ से जो है वो टॉप की फुटेज आई थी, जिसमें जो है वो कचरा चुनते वाला भी शख्स देखा जा सकता है। इस वक्त देखें फैमिली मीर रज़ा की मौजूद है और उसके साथ जो SSP हैं अली रज़ा, वो उनके साथ मौजूद हैं। RRF के ये SSP हैं और तहकीकाती जो टीम है उसके अरकान में भी शामिल हैं। मैं अगर आपको इस जानिब ले जाकर दिखाऊँ तो ये पूरी मस्जिद है और नीचे का जो है वो जाए वक़ुआ है, जहाँ पर जो है वो इस वक्त जो मीर रज़ा के वकील हैं जबरान नासिर, वो भी मौजूद हैं। मैं इधर आपको कोशिश करूँगा कि इस जानिब लेके चलूँ। तो इस जानिब अगर हम आएँ तो नीचे का भी जो जहाँ से मीर रज़ा की लाश मिली थी, इस वक्त मेरे कैमरामैन दिखाएं कि जबरान नासिर भी जो है वो मस्जिद में पहुँच चुके हैं। और जबरान नासिर जो मीर अली रज़ा के वकील भी हैं, उनकी जानिब से जो है वो मस्जिद का दौरा किया गया है। फैमिली के साथ जो है वो मौजूद हैं दीगर भी। अब मैं आपको उस जानिब लेकर चलता हूँ जो कि जहाँ से लाश जो है वो मीर रज़ा की मिली थी। ये मस्जिद का टॉप व्यू है, हम पीछे से घूम कर आए हैं। मीर रज़ा की जो फैमिली है पहले उसकी जानिब से जाए वक़ुआ का दौरा किया है। ये देखें नीचे जो है वो स्पॉट देखा जा सकता है। नीचे जहाँ पर आग लगी हुई है, आतिशज़दगी हुई हुई है, कुछ राख वगैरह पड़ी हुई है, या जो ये जो क्राइम सीन को कवर किया गया है, यही वो मकाम था जहाँ से मीर रज़ा की जो है वो लाश मिली थी। और अतराफ़ में जो है वो ये तमाम झाड़ियाँ वगैरह थी। जो कुछ CCTV फुटेजेस आई थी वो जो है वो इसी मकाम की थी जहाँ से जो है वो देखा जा सकता था कि जो अरकान हैं जहाँ से ये तमाम झाड़ियाँ थीं। और उसके बाद जो है वो जो एक कचरा चुनने वाला शख्स था वो इसी मकाम से जो है वो उसको मिला था, कचरा चुनने वाला शख्स। और फिर जो है वो कचरा चुनने वाला शख्स जो है वो इसी मकाम से उस जो कचरा चुनने वाले की CCTV आई थी वो भी इसी मकाम से मिला था। जबकि एक और जो मोटरसाइकिल सवार शख्स था वो भी इसी मकाम से, इन्हीं कैमरे की CCTV थी। ये एक्सक्लूसिव मनाज़िर है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और इसी कैमरे की फुटेज थी। नीचे जाए वक़ुआ है, मज़ीद भी जो है वो तहकीकात की जा रही हैं। आपको वफाकी हुकूमत ने मोहम्मद अली मलिक को डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक मुकर्रर कर दिया। मोहम्मद अली मलिक को बतौर डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक 5 साल के लिए तकर्री की गई है। नए डिप्टी गवर्नमेंट स्टेट बैंक की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने मोहम्मद अली मलिक को डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक मुकर्रर कर दिया। मोहम्मद अली मलिक की बतौर डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक 5 साल के लिए तकर्री कर दी गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे अशरफ खान। जी अशरफ, आगाह कीजिए। जी हाँ, देखा जाए वफाकी हुकूमत ने मोहम्मद अली मलिक को डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक मुकर्रर कर दिया है। मोहम्मद अली मलिक को 5 साल के लिए डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक लगाया गया है। नए डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक की तकरीर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जो कि आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं। और नई तकरीर से स्टेट बैंक में तीनों डिप्टी गवर्नर की असामियों में तैनातियां मुकम्मल हो गई हैं। मोहम्मद अली मलिक स्टेट बैंक में तवील अरसे से अहम ओहदे पर जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। मोहम्मद अली मलिक 2025 में मॉन्टी पॉलिसी कमेटी के रुकन भी रहे हैं। मोहम्मद अली मलिक जो है मॉन्टी मैनेजमेंट, ट्रेजरी और डोमेस्टिक और फाइनेंशियल मार्केट का वसी तजुर्बा रखते हैं। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रवा माली साल का मजबूत आगाज। नए माली साल के पहले ही माह बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने 3 अरब 63 करोड़ डॉलर से जायद की तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजी। तरसीलात ज़र में मुसलसल इजाफा पाकिस्तान के बैरूनी शोबे के लिए हौसला अफजा है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद। जुलाई 26 में सालाना बुनियाद पर तरसीलात ज़र में 13% इजाफा। माली साल 27 का मजबूत आगाज। पाकिस्तान को माली साल 2027 के आगाज पर तरसीलात ज़र कीमत में नुमाया इजाफा हासिल हुआ है, जो बैरूनी शोबे और मौशी इस्तेहकाम के लिए मुस्बत पेशरफ्त है। मरकजी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2026 में तरसीलात ज़र 3 अरब 63 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई हैं, जो गुज़िश्ता साल जुलाई के मुकाबले में 13% ज़्यादा हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 26 में बड़े ममालिक से तरसीलात ज़र में सालाना बुनियाद पर नुमाया इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को हुकूमती पॉलिसी पर एतमाद। जुलाई 26 में सालाना बुनियाद पर तरसीलात ज़र में 13% इजाफा। माली साल 2027 का मजबूत आगाज। पाकिस्तान को माली साल 2027 के आगाज पर तरसीलात ज़र की मद में नुमाया इजाफा हासिल हुआ, जो बैरूनी शोबे और माशी इस्तेहकाम के लिए मुस्बत पेशरफ्त है। मरकजी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2026 में तरसीलात ज़र 3 अरब 63 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गयी, जो गुज़िश्ता साल जुलाई के मुकाबले में 13% जायद है। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 26 में बड़े ममालिक से
तरसीलात ज़र में सालाना बुनियाद पर नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बरतानिया से तरसीलात ज़र में 23% से जायद, अमरीका से 18% से जायद, सऊदी अरब से 11 और मुत्तहिदा अरब इमारात से भी 11%, जबकि यूरोपीय यूनियन से तरसीलात ज़र में 9% इजाफा हुआ। मैन पावर एक्सपोर्ट माहिर अदनान पराचा का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत-ए-हाल के बावजूद सऊदी अरब से तरसीलात ज़र में इजाफा बहुत अहम है, जो माली साल 2027 का मजबूत आगाज भी है। मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल के बावजूद सऊदी अरेबिया से जुलाई के महीने में तरसीलात ज़र का इजाफा बहुत खुशाइन है। जुलाई में समंदर पार पाकिस्तानियों ने 3 अरब और 63 करोड़ डॉलर अपने वतन भेजे हैं। इस वक्त देखा जाए तो तरसीलात ज़र माहाना बुनियादों पर बरामदात से ज़ायद है, और जो कि बहुत अहम और खुशाइन है, और बहुत ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने के लिए। जुलाई के डाटा से भी वाज़ेह होता है कि तरसीलात ज़र माहाना बुनियादों पर बरामदात से 1 अरब डॉलर ज़ायद है। अदनान पराचा के मुताबिक बड़े ममालिक से माहाना बुनियाद पर भी तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के एतमाद की अक्कासी करता है। माली साल 26 में पाकिस्तान को रिकॉर्ड 41 अरब 60 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई, जबकि स्टेट बैंक ने माली साल 2027 के लिए तरसीलात ज़र का 44 अरब डॉलर का हदफ मुकर्रर किया है। अशरफ खान, सिटी 21। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मेंबरान ने एक दहाई में पाकिस्तान में 23 अरब डॉलर से जायद की सरमायाकारी कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक OICCI मेंबरान की सरमायाकारी मुल्क में आने वाली मजमूई नेट गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी से भी ज्यादा रही। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी का बड़ा हजम। OICCI मेंबरान की 10 साल में 23 अरब डॉलर से जायद सरमायाकारी, कारोबारी सरगर्मियों और कौमी मैशियत में अहम किरदार। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक इसके मेंबरान ने पिछला एक दिहाई के दौरान पाकिस्तान में 23 अरब डॉलर से जायद की सरमायाकारी की। रिपोर्ट के मुताबिक इसी अरसे में पाकिस्तान आने वाली मजमूई नेट गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी 21 अरब डॉलर रही। माली साल 2025 में OICCI की रुकन कंपनियों की मजमूई आमदनी 31.1 ट्रिलियन रुपए रही, जबकि मजमूई असासों का हजम 42 ट्रिलियन रुपए रिकॉर्ड किया गया। रुकन कंपनियों ने माली साल 2025 में 615 अरब रुपए के कैपिटल एक्सपेंडिचर्स किए, जबकि हुकूमत को लेवीज की मद में 3.2 ट्रिलियन रुपए अदा किए। OICCI की 51 लिस्टेड रुकन कंपनियों के तजिए के मुताबिक 2021 से 2025 के दौरान पाकिस्तानी रुपए में कबल शरह नमू 26% रही। अमरीकी डॉलर में यही शरह नमू 11% रिकॉर्ड की गई, जबकि टर्नओवर की औसत सालाना शरह नमू पाकिस्तानी रुपए में 21 और डॉलर में 6% रही। रिपोर्ट के मुताबिक ऑयल, गैस और एनर्जी सेक्टर का हुकूमत को अदा किए गए मजमूई महसूलात में 36% हिस्सा रहा। बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस और लीजिंग के शोबे ने मजमूई असासों में 75.6% और मजमूई टर्नओवर में 25% हिस्सा डाला। सेक्रेटरी जनरल OICCI के मुताबिक डेली कम्युनिकेशन सेक्टर का मजमूई कैपिटल एक्सपेंडिचर में हिस्सा 33% रहा। एम अब्दुल अलीम के मुताबिक रिपोर्ट पाकिस्तान की तवील मुद्दती माशी इस्लाहात पर गैर मुल्की सरमायाकारों के मुसलसल एतमाद की अक्कासी करती है। इनका कहना है कि मुश्किल माशी हालात के बावजूद OICCI मेंबरान ने पाकिस्तान में दोबारा सरमायाकारी की, कारोबारी सरगर्मियों को वसअत दी और मुल्क की मईशत में अपना किरदार जारी रखा। अशरफ खान, सिटी 21। GMC क्रिकेट ग्राउंड में मल्टीनेशनल टीम की तश्कील के लिए ट्रायल्स का इनेकाद। 100 से ज्यादा खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। ये नौजवानों के लिए खेल के साथ रोजगार का भी बेहतरीन मौका है। मजीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से। जी हमाद। गुलबर्ग टाउन के TMC क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट क्रिकेट टीम के जो है ट्रायल्स मुनक्किद किए गए हैं, और यहाँ पर तकरीबन जो है 70 से ज़ायद जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने इस ट्रायल्स में हिस्सा लिया है, जिसमें बैटिंग ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर, विकेट कीपर और हमें राइट और लेफ्ट हैंडर यहाँ पर जो है वो ट्रायल्स में नज़र आए, और सब ने जो है वो अपनी जो स्किल्स हैं वो यहाँ पर जो है वो शो की है। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त जो है पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट की CEO है नादिया अनवर, उनसे हम बात करते हैं। ये मुझे बताइएगा कि एक टीम बनाने जा रहे हैं तो आप क्या समझते हैं कि इस टीम बनाने का एक तो मकसद क्या है, और दूसरा जो लड़के यहाँ पर आए हुए हैं जो कि पूरा दिन मेहनत करते हैं, पूरा दिन ग्राउंड में रहते हैं, उनको सेलेक्ट करके पूरी टीम तैयार की जाएगी। तो आप यहाँ पर आई और आपने यहाँ पे क्या देखा, जरा बताइएगा। बिल्कुल, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और जो है पाकिस्तान शेयर मार्केट की जो ये काविश है, जो ये टीम बनाई जा रही है, उसका मकसद ये है कि उन बच्चों को जो स्टूडेंट हैं, जैसे कि अक्सर हमारे यहाँ कहा जाता है कि बच्चे खेल कूद में लगे होते हैं तो वो पढ़ाई को इग्नोर कर देते हैं, वो उस तरह से उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर हमारी
हमारे प्लेटफॉर्म की जो ट्रायल्स हैं इनका मकसद ये है कि उन बच्चों को लेना, उन स्टूडेंट्स को लेना, ना सिर्फ खेल में उनको इन्वॉल्व करना है बल्कि वो खेलें, बल्कि साथ ही साथ उनको जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाएगी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। जी हाँ, और ना सिर्फ ये नहीं कि अगर आपको आता नहीं है, आपको सबसे पहले सिखाया जाएगा, फिर उसके बाद आपको जॉब दी जाएगी। जी हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे दोनों प्रोसेस होगा, आपको खेलने को भी मिलेगा, आपको लर्निंग भी मिलेगी और साथ ही साथ आपकी अर्निंग भी होगी। नादिया अनवर हमारे साथ मौजूद थी, जिनका ये कहना है कि टीम बनाने का मकसद ना सिर्फ बच्चों को सिर्फ क्रिकेट खिलाना नहीं, बल्कि क्रिकेट के साथ साथ इनको जो शेयर मार्केट के हवाले से अपडेट भी रखना है और उनको काम भी सिखाना है, ताकि इनकी जो है टीम बनने के बाद इनको माहाना जो है वो सैलरी भी दी जाएगी और साथ साथ स्टॉक एक्ट में जो क्या काम होता है, किस तरीके से होता है, वो भी सिखाया जाएगा, ताकि ये क्रिकेट खेलने के साथ साथ जो है वो रोज़गार भी कमा सके। जामिया कराची शोबा इखलाक़ आमा में डिजिटल लैब की इफ्तिताही तकरीब वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद तुफैल ने इफ्तिताह किया। शेखुल जामिया ने कहा, खुशी है कि जामिया कराची के तलबा तमाम शोबों में नुमाया मुकाम रखते हैं। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे सैयद जुबैर राशिद। आज बिल्कुल देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं शोबा इखलाक़ आमा कराची यूनिवर्सिटी में और इस वक्त हमारे साथ शेखुल जामिया मोहम्मद तुफैल साहब जो हैं वो मौजूद हैं और आज एक डिजिटल लैब का इनाग्रेशन जो है वो यहाँ पर हुई है, जबकि जो चेयरपर्सन हैं शोबा इखलाक़ आमा की, उनकी जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया वीसी साहब का। वीसी साहब बहुत शुक्रिया आपका। इखलाक़ आमा एक बहुत तारीख़ी डिपार्टमेंट है कराची यूनिवर्सिटी का, एंड दिस डिपार्टमेंट ऑलवेज स्ट्राइविंग फॉर द बेटरमेंट। सर, व्हाट वुड यू लाइक टू से? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और इस इवेंट को कवर किया। बिल्कुल सही कहा आपने, जो मैस कम्युनिकेशन का जो डिपार्टमेंट है वो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि कराची यूनिवर्सिटी के शुरू के दिनों में जब इस्टेब्लिश हुआ था यूनिवर्सिटी, उन दिनों से माशाल्लाह चल रहा है। नॉट ओनली दैट, इसके जो ग्रेजुएट्स हैं दे आर डूइंग अ गुड जॉब इन द कमर्शियल एरिना। माशाल्लाह से हर जगह पे आपको कराची यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट मिल रहे हैं और वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज़ कमेंडेबल। और इसके सारे जो मेरा ख्याल में जो फैकल्टी है उन पे जाता है कि वो जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं और जिस तरीके से ग्रेजुएट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एक इटसेल्फ एक नाम कमाने के लिए ज़रूरी होता है यूनिवर्सिटी के लिए। तो दैट्स अ कमेंडेबल थिंग बीइंग डन बाय द फैकल्टी एंड द डिपार्टमेंट। द सेकेंड थिंग इज़ कि आज माशाल्लाह से हमने एक लैब का, डिजिटल मीडिया लैब का इनाग्रेशन की थी हमने। दैट वाज फुली सपोर्टेड बाय वन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज OTF, और उनके CEO साहब आए थे, हमारे उमर साहब, उनके मदद से हमने इसको इस्टेब्लिश किया। तो मैं चाहूँगा कि उनको भी मैं अप्रिशिएट करूँ, उमर साहब को, उनके ऑर्गेनाइजेशन को, कि उन्होंने अच्छा एक कदम लिया और इस लैब को इस्टेब्लिश किया। और ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने और भी कई एक एक्टिविटीज़ है जिसमें अपना इंटरेस्ट शो किया फॉर द स्टूडेंट्स विदाउट हैविंग नो इंटरेस्ट व्हाटसोएवर फॉर देमसेल्व्स। तो ये तमाम चीज़ें मैटर करती हैं और कराची यूनिवर्सिटी की खुशकिस्मती है कि इनके ग्रेजुएट्स हर जगह मौजूद हैं और कई एक ऐसे लोग हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो दिस द फर्स्ट स्टेप। आई एम श्योर कि बाकी लोग भी सामने आएंगे और उनसे हम हेल्प आउट लेंगे और इंशाल्लाह हम यूनिवर्सिटी को ओवरऑल एंड स्पेशली दिस डिपार्टमेंट को और आगे ले जाएंगे और जितना हो सकेगा इसके लिए करेंगे। बिल्कुल जी, एकेडमिक साइड पे डाइवर्ट कर सकते हैं। शेखुल जामिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे जी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।